हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की सिलेबस के अनुसार चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, पदार्थों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो भी प्रकृति में पदार्थ हैं उनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। इनको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज, और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज, वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक आदि गुण तो बदल जाते हैं, परंतु रासायनिक गुणों, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं या उसके भौतिक आदि जो गुण होते हैं या उसके जो आकार होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कोई उससे एक अलग तरह का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। जैसे क्वथन होता है, आयनन है, संघनन है, ऊर्ध्वपातन है ना, आदि जो प्रक्रियाएं वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो केमिकल चेंजेज वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की आणविक संरचना, रासायनिक गुण एवं द्रव्यमान परिवर्तित होकर नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ की आणविक संरचना और उसके रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है और उसके जो परमाणु होते हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्ड टूटते हैं और कुछ अलग तरह से बॉन्ड बना करके नया पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह के होने वाले परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे जंग लगना है ना, अपघटन, संश्लेषण, पदार्थों का दहन, प्रतिस्थापन, ये जो अपक्रियाएं होती हैं ये कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इनमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक अपक्रिया या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। एक या अधिक पदार्थों के परमाणु का पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ या पदार्थ के अणुओं का निर्माण करना रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। एक या अधिक पदार्थों के परमाणु का पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ या पदार्थ के अणुओं का निर्माण करना रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। यानी कि वह क्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया के दौरान पदार्थों के बीच परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। ठीक है, परमाणु जिस तरह से बॉन्डिंग रहती है उनकी बॉन्डिंग फिर से चेंजेज होते हैं उनमें और पूर्णतया भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, उनको बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। और वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। और अपक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं उत्पाद, इंग्लिश में बोलते हैं उनको प्रोडक्ट। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यदि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यह एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह एक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। और देखिए, हम मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक गैस है ना, और दोनों जब मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन जाता है। तो दो, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के जब एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं भिन्न गुणधर्मों वाले को पदार्थ का, तो इस तरह का उदाहरण कहलाता है रासायनिक अपक्रिया। अब रासायनिक अपक्रियाओं या रासायनिक क्रियाओं के क्या लक्षण होते हैं? गैस बनती है और छेद का बनना होता है, रंग में परिवर्तन होता है ना अपक्रिया के होने से, ताप में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये कुछ लक्षण है जो रासायनिक क्रियाओं के शो करते हैं कि अगर किसी रासायनिक क्रिया में गैस बन रही हो और छेद बन रहा हो, रंग में परिवर्तन हो रहा हो, ताप में परिवर्तन हो रहा हो, अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो किसी प्रक्रिया में,
तो वो कैसी प्रक्रिया होगी? रासायनिक क्रिया हो रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। देखिए, जब हम लोग एक या एक से अधिक पदार्थ मिलाकर के एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो उसको अगर हम शब्दों में लिखें तो लिखेंगे, मान लीजिए जैसे उदाहरण है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया है, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखा गया, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड, संकेतों के माध्यम से नहीं दिखाया गया है। तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण या वर्ड इक्वेशन। रासायनिक समीकरणों के यदि हम शब्दों के रूप में लिखें तो ऐसे समीकरण कहलाते हैं शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण लिखे कैसे जाते हैं वास्तव में? उनको हम क्या करते हैं कि जो भी तत्व हम लोग रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं या अपक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है या जो यौगिक बनता है, उसको हम लोग संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हर तत्व के लिए एक संकेत निर्धारित किए गए हैं और उनको उसी के अनुसार लिखा जाता है। जैसे अभी हमने जो उदाहरण दिखाया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो अगर इसको संकेतों के माध्यम से लिखा जाए तो मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं और ऑक्सीजन को O2 से, और इनके अपक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको लिखा जाता है MgO। अभी देखिए, जो अपक्रिया आप सामने देख रहे हैं, यह अपक्रिया अभी संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं, क्या मतलब? मतलब इधर यह है कि मैग्नीशियम अपक्रिया के होने से पहले, यानी कि अपकारक के रूप में जो मैग्नीशियम है वहाँ पे मैग्नीशियम का एक परमाणु है, उत्पाद में मैग्नीशियम का भी एक परमाणु है, अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया की जो तीर होती है मध्य में, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो होनी चाहिए तत्वों की वो बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो कहा जाता है यह अपक्रिया कैसी है? असंतुलित है। और किसी भी अपक्रिया का असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है कंकाली रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी अपक्रिया का असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों लिखना आवश्यक है, इसको देखते हैं। देखिए, द्रव्यमान के संरक्षण नियम के आधार पर किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, यानी कि अगर अपक्रिया के पूर्व जो अभिकारक होते हैं उनके जो कुल द्रव्यमान और अपक्रिया के बाद जो उत्पाद उत्पन्न हुए उनका कुल द्रव्यमान क्या होने चाहिए? वो बराबर होने चाहिए। इसीलिए हम लोग अपक्रिया को संतुलित रूप में लिखा जाना आवश्यक है। ठीक है, अब किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित रूप में कैसे लिखा जाता है इसको जरा देखते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, आयरन Fe क्रिया कर रहा है H2O यानी पानी से और बना रहा है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और H2। अगर हम देखते हैं कि क्या रासायनिक अपक्रिया जो हमारे समीकरण में संतुलित है कि नहीं है, तो Fe अगर हम देखें तीर के लेफ्ट साइड में तो Fe इधर पे एक परमाणु है, जबकि उत्पाद में देखें तो Fe के यहाँ 3 परमाणु हैं। ठीक है, यहाँ Fe का 1 है जबकि यहाँ Fe का 3 है। हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 2 है उत्पाद में। ऑक्सीजन का अभिकारक में 1 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु। तो हम जो देख रहे हैं कि अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या जो है वह समान नहीं है। तो इसको समान कैसे करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण, इसको देखते हैं। तो पहला काम ये करते हैं हम लोग कि स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, पहले चरण में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है तो सबसे पहले हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे कि अगर इस समीकरण को लिखना हो तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे Fe। ठीक है, प्लस H2O लिखना है, एक बॉक्स बनाया उसमें लिखा H2O, एरो हो गया। अब Fe3O4 लिखना है, बॉक्स बनाया उसके अंदर लिख दिया Fe3O4 प्लस H2 को भी एक बॉक्स में बंद कर दिया।
इसका मतलब बॉक्स लिखने का केवल इतना मतलब होता है कि इसके सूत्र में हम लोग को चेंजेज नहीं करने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सारणी बनाते हैं। देखिए दूसरा स्टेप है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। पहले स्टेप में क्या किया, सभी तत्वों को और या यौगिकों को हम लोगों ने क्या किया, बॉक्स में बंद कर लिया, ताकि हमको ये कंफर्म रहे कि हमें इसके सूत्र में, इसके फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं करने। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सारणी बना लेते हैं। तो इस रासायनिक एग्जाम में भी हम लोगों ने देखा था कि Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितनी कितनी संख्या थी, अभी हम लोगों ने देखा था कि अभिकारकों में Fe की 1 संख्या है, हाइड्रोजन की 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन क्या 1 परमाणु है। जबकि उत्पाद में आयरन के कितने परमाणु थे, 3 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक सारणी बना ली जिसमें हमको ये क्लियर हो रहा है कि अब क्रिया के पहले यानी अभिकारकों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की कितनी संख्या है और क्रिया के होने के बाद जो उत्पाद बने उनमें परमाणुओं की उनकी कितनी संख्या है। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय ये देखेंगे कि सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। ऐसे हम लोग यौगिक को देखेंगे जिसमें ज़्यादा परमाणु हों और उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व का चयन करते हैं, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व का चयन करते हैं। तो मैं रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2, है ना। तो Fe3O4 ये जो है सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक है और उसमें भी सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप 3 में, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो परमाणु ऐसे यौगिक को देखेंगे जिसमें सबसे अधिक परमाणु हैं और उसमें भी देखेंगे कि सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व का कौन सा है। ठीक है, उसको लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल बना करके अपने ध्यान दिखाया हुआ है कि ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में कितने हैं, 1 हैं, जबकि उत्पाद में कितने हैं, 4 हैं। संतुलित करने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, यानी कि अभिकारकों में ऑक्सीजन की 1 संख्या में कितने का गुणा कर दें, 4, और उत्पादों में ऑलरेडी 4 है तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए हमें अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या में कितने गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये अगर आप क्लियर ना हो तो देख लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु 1 कहाँ था, H2O में है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन परमाणु कहाँ है, H2O में है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 4H2O लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाएगी। ये 4 संख्या कहाँ थी, ये देखिए उत्पाद में Fe3O4 में ऑक्सीजन की संख्या 4 थी और H2O में ऑक्सीजन की संख्या 1 थी। अगर हम 4H2O लिख दें यानी 4 का गुणा कर दें तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं स्टेप 4 में। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि आयरन और हाइड्रोजन Fe और H अभी संतुलित नहीं है, अतः सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए दाएं और हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, करने के लिए दाएं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या को 4 से गुणा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी देख लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, देखिए हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में कितने हैं, 8 हैं। अभी कैसे 8 हो गया, इसलिए हो गए कि 4H2O हमने किया है ना, तो 4 और H2, 4 का जब गुणा होगा H2 में कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो यह लिखा गया है 8 हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, और उत्पादों में कितने हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु देखिए H2 लिखा हुआ है रिएक्शन में, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ 8 करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा हमारा कंडीशन 4H2, है ना। ओके, 4H2 इधर था ही हमारा और 4 की संख्या हम इधर गुणा कर देंगे उत्पाद में, तो ये हो जाएगा 4H2। अब हमारे पास इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो गया, अभिकारक में भी 8 हो गए हाइड्रोजन परमाणु और उत्पाद में भी हाइड्रोजन परमाणु 8 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने हाइड्रोजन की संख्या को भी संतुलित कर लिया।
अब बात करते हैं स्टेप 5 की। तो स्टेप 5 में देखिए, अब समीकरण की जांच करते हैं कि कोई तत्व तो अब तक असंतुलित तो नहीं है। तो देखने पर यह ज्ञात होता है कि केवल लोहा यानी आयरन Fe ही एक तत्व जिसे संतुलित करना रह गया है। तो देख लेते हैं, लोहे के परमाणु प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में थे 1। कैसे? क्योंकि शुरू में रिएक्शन में क्या था? Fe था। बाद में क्या बना? Fe3O4 बना, यानी कि आयरन के कितने हो गए? 3 हो गए। संतुलित करने के लिए देखिए, इधर 1 है, इधर 3 है, तो क्या करेंगे? 1 में 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 3Fe, और इसको ऐसे रहने देंगे, यानी ये Fe3O4 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम 3 का गुणा कर दें Fe में, तो आयरन की संख्या क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। यानी इस पूरे समीकरण को अगर हमें लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, Fe 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को अपनाते हैं। सबसे पहले स्टेप में तत्वों को बॉक्स में बंद करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं कि किस तत्व की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसी तत्व को सबसे पहले संतुलित करते हैं, फिर बाकी तत्वों को भी उचित संख्याओं का गुणा करते हुए संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो फाइनली लास्ट हमारा समीकरण आ गया 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है इस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के इस तरीके को। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।